इवेंट्स इन द एज ऑफ चौसर। सबसे पहला है 100 ईयर वॉर्स। हंड्रेड ईयर वॉर, ईयर्स लगा देना, ठीक है, जो चला था 1337 से 1340, इसको लिख लो 1337 से आपको लिखवा रखा है 1453 तक का। आप बीच में डाल दीजिए 1337 से 1453 का पीरियड। ठीक है, ये पूरा पीरियड है। वैसे ये पीरियड अगर कैलकुलेट किया जाए तो 116 साल आते हैं, लेकिन इसको कंसीडर 100 साल ही किया जाता है। युद्ध को 100 साल ही कंसीडर किया जाता है, भले ही ये 116 आ रहा है, ठीक है, इसको 100 साल में ही माना जाता है। क्लियर है। इसके बाद इसी में अब कुछ घटनाएं हुई थी। ये 100 ईयर वॉर्स में क्या क्या घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, ए करके लिख लीजिए, इंटरमिटेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स between इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंटरमिटेंट का मतलब होता है, मैंने लिख कर, मैं आप लोगों को कल भी पीडीएफ देना भूल गई, आज दे दूंगी, कल चली गई थी कहीं, रुक रुक कर ये जो वॉर हो रहा था, ये रुक रुक के हुआ। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब यहाँ पर ये जो 100 साल का जो युद्ध था, ये ऐसा नहीं था कि एक साथ 100 साल का युद्ध हुआ, इसमें रुक रुक के हुआ, मतलब बीच बीच में ब्रेक करके, तभी इतना टाइम लग गया ये, ठीक है। तो इसीलिए ये रुक रुक के जो वॉर हुआ था, ये किस किस के बीच में था, इंग्लैंड के और फ्रांस के बीच में। और आपको पता है जब युद्ध होता है तो युद्ध किस वजह से होता है, युद्ध का रीजन क्या होता है, रूल खुद करना चाहते हैं ना, टेरिटरी को हासिल करना चाहते थे ये, तो ये चाहते थे कि भाई हम रूल करें, तो इस वजह से यहाँ पर इन दोनों में क्या हो गया था, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध चली, युद्ध छिड़ी। और इसको लिख लीजिए आप इसके आगे, इसमें लिख लीजिए ओवर टेरिटोरियल, ओवर द टेरिटोरियल राइट्स, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज लिख दिया, एंड द इश्यू ऑफ सक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एंड द इश्यू ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब यहाँ पर है कि भाई वो चाहते थे कि हम राज करें, यहाँ पर उत्तराधिकारी हम हो, टू द फ्रेंच थ्रोन, टू द, कहते हैं कि ये जो फ्रेंच, वो उन्होंने ये दावा किया कि ये जो फ्रेंच पर दावा किया, फ्रेंच थ्रोन की, बताओ हम राज करेंगे, फ्रेंच थ्रोन पर हम राज करेंगे, इसका दावा करने के लिए कि हम रूल करेंगे, इसके ऊपर इन दोनों की युद्ध होता है, इंग्लैंड का और फ्रांस का। अब एक्चुअली होता क्या है, देखो जैसे हम हमारी कंट्री में, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तो हमारे देश में भी तो एक लोगों के अंदर एक जागरूकता आई कि नहीं भाई अब हमें अपना देश खुद ही क्या करना है, चलाना है, हमें अपने आप चलाना है, हमें किसी और के अंडर में नहीं रहना। तो उसी प्रकार से जब ये रिवॉल्यूशन चला था, 100 साल का जब हुआ था, क्योंकि आप जानते हो इससे पहले वाली एज तो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड था, जब हम इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर पढ़ते हैं, जब हम रेनेसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर अब यहाँ पर ये केस ये था कि भाई अब हमें जैसा भी हो, ये जो इन्होंने दावा किया कि जो ये फ्रेंच का थ्रोन है, इस पे हमारा अधिकार है, ठीक है, इंग्लैंड वालों ने करा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में चलेंगे, इसको लिख लिया तो बताइए, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रही हूँ, वी विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट देन।
ओके ठीक है। प्रियंका आपने भी लिख लिया, बोथ ऑफ यू? ठीक है फाइन, ये अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। इसी में है ये, ठीक है, इसी का इश्यू दूसरा पार्ट है। इट बिगेन व्हेन, मतलब कि ये जो 100 साल की जो युद्ध थी ये कब शुरू हुई? तो ये शुरू होती है व्हेन एडवर्ड, जब एडवर्ड जो थर्ड थे वो कहां घुस जाते हैं? इन्वेडेड फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स जगह का नाम है, वहां घुस जाते हैं इन 1337। 1337 में जब एडवर्ड थर्ड इन्वेड, घुसपैठ, घुस जाते हैं कहाँ? फ्लैंडर्स में, तब ये युद्ध की शुरुआत होती है। इन ऑर्डर टू, किस लिए? इन ऑर्डर, उनका रीजन क्या है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? इन ऑर्डर टू एजर्ट हिज क्लेम, इन ऑर्डर टू एजर्ट हिज क्लेम, लिख लो पहले, टू द फ्रेंच क्राउन, टू द फ्रेंच क्राउन। ठीक है, तो वो मैंने आपको बात बताई थी कि फ्रेंच क्राउन पे दावा करने के लिए, एजर्ट का मतलब भी क्या होता है? दावा करना। एजर्ट का मतलब होता है दावा करना। ठीक है, ये दावा किया उन्होंने कि ये जो फ्रेंच क्राउन है ये हमारा है, इसीलिए यहाँ पर एडवर्ड थर्ड जो होते हैं वो फ्लैंडर चले जाते हैं, घुस जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। इसी में नेक्स्ट पैरा में, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आप, ये हम पॉइंट वाइज कर रहे हैं 100 ईयर का वॉर का। अब एक टर्निंग, जब ये चले गए, ये घुस गए फ्लैंडर में, तो एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो लिख लीजिए, अ टर्निंग पॉइंट, अ टर्निंग पॉइंट कम्स। अब एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, कम की जगह केम कर लीजिए, क्योंकि अभी बताऊंगी कब आता है। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट आता है 1429 में। क्लियर, लिख लो ब्रैकेट में। ये एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, 1337 में घुसते हैं, 1429 में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और ये आता कब है? व्हेन जोन ऑफ आर्क, जब जोन ऑफ आर्क, जोन ऑफ आर्क सभी जानते हैं, एक लेडी थी, ये क्या करती हैं? रेज्ड, ये आवाज उठाती है, रेज्ड द इंग्लिश सीज, रेज्ड द इंग्लिश सीज, सीज की स्पेलिंग सही कर लेना, सीज, SIEG, सीज ऑफ, मतलब ये इसमें, ये अभी बताती हूँ, सीज का मतलब क्या होता है? कैद कर लेना, चारों तरफ से घेरा कर लेना, सीज, सीज ऑफ ओरलेंस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूं क्या होता है। सीज का मतलब तो आप जानते हो, घेराबंदी। ठीक है, जोन ऑफ आर्क एक लेडी है, जोन ऑफ आर्क एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक जैसे हमारे यहाँ झांसी की रानी है, उसी टाइप से ये एक लेडी थी, जिन्होंने जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना रुतबा दिखाया, युद्ध में लड़ी, और लड़ने के बाद ये हेनरी सिक्स को फ्रेंच के क्राउन पे मतलब बिठा देती हैं, किंग चार्ल्स को, सॉरी हेनरी को नहीं, किंग चार्ल्स। तो क्या होता है कि यहाँ पर, यहाँ तक तो बात यहाँ तक खत्म हुई। उसके बाद होता क्या है कि 1429 में एक बहुत बड़ा मोड़ आ जाता है, क्योंकि उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन पे अधिकारी अपना जताते हैं, और ये कर भी लेते हैं। वो ऐसे कर लेते हैं क्योंकि वहां पर जो जोन ऑफ आर्क होती है वो युद्ध को जितवा देती है, और साथ में ही फ्रेंच किंग चार्ल्स, पहले ये भी लिख लो फिर एक्सप्लेन करते हैं लास्ट में, लास्ट पॉइंट में यही लिख लो, ये फिर क्या करती हैं? द फ्रेंच किंग चार्ल्स
ठीक है, फ्रेंच किंग चार्ल्स 7th कॉनकॉर्ड इनको राजगद्दी पे बिठा देती है। ठीक है, अब ये 49 में जाकर ये युद्ध करती हैं, लड़ती हैं उस वॉर में, और वॉर में लड़ने के बाद ये क्या कर देती है, किंग चार्ल्स 7th को जीत लेती है। अब जब जीत लेती है, मतलब वो कॉन्कर कर लेती है, जीत लेती है। जीतने के बाद क्या होता है, ये जो जोन ऑफ आर्क है, इस जोन ऑफ आर्क पर ही एक वर्क, एक प्ले भी लिखा गया है, ए प्ले ऑल्सो रिटन अ प्ले ऑन जोन ऑफ आर्क। ठीक है, जोन ऑफ आर्क बाय पीबी शैली। अगर क्योंकि भाई कोर्स में तो है ही ना, तो पीबी शैली ने इनके ऊपर एक वर्क भी लिखा है, पीबी शैली। तो याद रखिएगा, पीबी शैली ने इनके ऊपर क्या रखा है, एक वर्क भी लिखा हुआ है, प्ले भी बनाया हुआ है, किसके नाम पर, जोन ऑफ आर्क पे। कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक तरीका तो ये था। फिर किंग चार्ल्स 7th जो रहते हैं उनको गद्दी पे बिठा देते हैं और फ्रेंच का अधिकार दिला देते हैं। लेकिन क्योंकि आप जानते हो, और फिर उसके बाद एक पॉइंट और लिख लो, अगर लिख लिया तो मैं आगे चेंज कर लेती हूँ। इफ यू हैव रिटन शैल आई, ठीक है, तो इसी के आगे मैं लिख देती हूँ। अब होता क्या है कि जो नॉर्मंडी है फिर दोबारा से इस एक्वेटेंस को ले लेते हैं, तो लिख लीजिए नॉर्मंडी। ठीक है, एंड क्योंकि आपको पता है ना कॉन्कर्ड, वो कॉन्कर्ड कर लेता है नॉर्मंडी को। ये लाइन पूरी वहीं से कंटिन्यूएशन में करो आप, तब समझ में आएगा आपको। यहां से लिखा है ना, द फ्रेंच किंग चार्ल्स सेकेंड कॉन्कर्ड नॉर्मंडी, ये नॉर्मंडी को जीत लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, एंड देन रीटुक, फिर दोबारा से किसको ले लेते हैं, रूट रीटुक एक्विटेन, एक्विटेन, एक्विटेन का मतलब AQUITAINE, इसका मतलब होता है एक जगह है, अभी बताऊंगी आपको। इन 1453 में ये दोबारा से एक्विटेन कर लेते हैं। एक्विटेन एक रीजन है, फॉर्मर रीजन रहता है साउथ वेस्ट फ्रांस का, इसको कहा जाता है, इसको इस तरीके से लिख लो, अ फॉर्मर रीजन। ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रांस। तो ये साउथ वेस्ट फ्रांस का जो फॉर्मर रीजन रहता है, पुराना रीजन रहता है, उसको दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं। कब, 1453। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैंने जॉन आर्क आपको बता ही दिया, इसके ऊपर एक वर्क भी लिखा है जो पीबी शैली ने लिखा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो जोन ऑफ आर्क होती है उसको बहुत ज्यादा, अब आप जानते हो युद्ध वुद्ध जब चलते थे तो भाई फीमेल को, लेडी को तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं मिलता, आप जानते ही हैं, है ना। अगर लेडी ने कुछ कर दिया काम तो भाई उस पे तो फिर नाम उठ जाता है। तो जोन ऑफ आर्क पे जो कोर्ट था, उन्होंने हियरसी, हियरसी का मतलब होता है ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी का मतलब होता है कि जो धर्म के खिलाफ जाए उस काम के नाम पर इनका क्या कर देते हैं, वो इनको बर्निंग ऑन द स्टेक लिखा है ना, मतलब लकड़ी पे एक तार, जैसे क्रिश्चियन क्रूसीफाई करा जाता है ना क्रिश्चियन जीसस को, इनको लकड़ी पे क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो इनको मार दिया जाता है। तो वो लाइन भी मैं कहीं पर लिखा देती हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहना चाहिए, यहाँ नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके आप लिख सकते हो। इसमें लिख लीजिए, द कोर्ट फाउंड हर गिल्टी द कोर्ट फाउंड हर गिल्टी, कोर्ट ने कहा कि भाई ये अपराधी है। ठीक है, गिल्टी ऑफ व्हाट, हेरेसी, हर्षे, हर्षे का मतलब होता है, हिंदी में मैं लिख देती हूँ, विधर्म या अधर्म, विधर्म या फिर अधर्म।
कि ये तो धर्म के खिलाफ चली गई, उस बेसिस पे, ठीक है। एंड शी वॉज बर्न्ड, एंड शी वॉज बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट का मतलब हो गया इनको जला दिया गया, burned, ठीक है। एंड शी वॉज burned एट द स्टेक, ठीक है। एट द स्टेक, एट द स्टेक का मतलब क्या है, लकड़ी या उसका टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा कह दो या धातु का टुकड़ा। लकड़ी या धातु का टुकड़ा, उसको कहा जाता है बर्न, स्टेक कहा जाता है। तो अधर्म के नाम पे इस अधर्म को ब्लेसफेमी नाम भी देते हैं। हम जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एक याद आपको आएगा, ब्लेसफेमी भी कहा जाता है, जो धर्म के खिलाफ बोले उसे ब्लेसफेमी कहा जाता है। ये हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, और यही इसका हेरेसी वर्ड भी आता है, ठीक है। क्लियर है। अब बाद में जाके ये जरूर होता है कि बाद में जाके ये वर्डिक्ट माना जाता है कि ये गलत है, तो लिख लो इसको, बाद में लेटर लिख लो, लेटर वर्डिक्ट वाज नलिफाइड, वर्डिक्ट को क्या कर दिया जाता है, नलिफाइड कर दिया जाता है। एंड कंसिडर्ड, और इसको क्या कंसिडर किया जाता है, अ फ्रेंच नेशनल हीरोइन, एंड कंसिडर्ड फ्रेंच नेशनल हीरोइन। इनको फ्रेंच नेशनल हीरोइन का नाम दे दिया जाता है। एंड शी वॉज डिक्लेयर्ड, एंड शी वॉज डिक्लेयर्ड, और उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है अ सेंट, सेंट का मतलब होता है साधु, ठीक है, बाय द रोमन कैथोलिक चर्च, बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। तो रोमन कैथोलिक चर्च इसको क्या मान लेता है कि भाई ये एक देवी है, 1920 में, याद रखिएगा 1920, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो वर्डिक्ट है, जो ये बात कही गई थी, जो आरोप इन पे लगाया गया था कि भाई इन्होंने अधर्म किया, जिस बेसिस पे इनको लकड़ी पे जला दिया जाता है, तो बाद में जाकर ये वर्डिक्ट क्या माना गया, इसको खारिज करा गया और इसको बोला गया कि ये एक अपराध नहीं है, उन्होंने सही काम किया था, और इस वजह से उनको उपाधि दे दी गई थी एक सेंट की दे दी गई थी, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं सेंटहुड, एक वर्ड आता है अगर आपको याद है, सेंटहुड वर्ड है ना, सेंटहुड वर्ड आता है, सेंटहुड, सेंटहुड को एक जो शब्द आता है दैट इज कैनोनाइजेशन, हमने पढ़ा भी है जब हम, कैनोनाइजेशन किसका वर्क है, जरा बताइए, आपको पढ़ा रखे हैं, याद आ रहा है कैनोनाइजेशन, प्रियंका, अब आप ही हो लाइफ, तो बताओ जल्दी से, कैनोनाइजेशन किसका वर्क था। चलो देखना, बताना आप फिर कल, ठीक है। तो चलो ये वर्क हमने यहाँ तक कर लिया है, इसके आगे चलेंगे। इसके ये तो इसका पहला इम्पैक्ट था कि किस प्रकार से दो, फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध होता है, कि वो किस प्रकार से गद्दी को, जो राजगद्दी है, उस पर अपना अधिकार जमाए। फ्रेंच अपने आप को वहां पर क्या करे, ये दावा ठोक रहा था कि भाई ये तो अधिकार मेरा है, यहाँ पर मेरे को रूल करना है। तो उसमें रूल करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए सबसे पहले तो एडवर्ड थर्ड इन्वेड कर जाता है 1453 में, 1337 में वो इन्वेड कर जाता है फ्लैंडर्स में। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो जोन ऑफ आर्क है,
जोन ऑफ आर्क की एंट्री होती है और वो क्या कर देती है, वो ही देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट लाती है फ्रेंच को ताज पहनाने का, क्योंकि 1429 में वो आती है, आने के बाद जीत दिलाती है और किंग चार्ल्स सेवेंथ को वहां पर नॉर्मंडी से दोबारा से अपना जो एक्वेंटेंस था उनका, जो उनका राज्य था, उसको दोबारा से दिलवा देती है। वो भी वो कब दिलवा देती है, 1453 में। और इसी के उपरांत इनको धर्म के खिलाफ चलने वाली एक लेडी का आंदोलन माना जाता है और उनको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है एक लकड़ी के पोल पर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन बाद में जाकर जब ये पता चलता है कि नहीं, उनका ये जो वर्डिक्ट था ये गलत था, फिर इन्हें एक सेंट की उपाधि दे दी जाती है, जिससे कि उनको हमेशा रिमेम्बर किया जाए, उनका कैनोनाइजेशन हो जाता है। और उसको किसके द्वारा होता है, वो 1920 में होता है, चार्ल्स कैथोलिक चर्च उसको फिर मनाता है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया प्रियंका? प्लीज लेट मी नो, उसके बाद मैं आगे चलूंगी। ओके, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, देखो दूसरा आता है डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। इसी में चल रहा है ये। अभी आप कंफ्यूज मत होना, जब हम 100 ईयर वॉर पढ़ रहे हैं उसी में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पहले तो युद्ध हुई, युद्ध दोनों के बीच में भी, फिर उन्हों पे बवाल भी हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम क्या था, फ्यूडलिटी क्या थी? देखो फ्यूडल जो थे, ये तो आप जानते हैं, भैया भतीजावाद जो चलता था उसको फ्यूडलिज्म कहा जाता था। तो ये इसमें भी 3 प्रकार के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था कि एक तो हो गए थे नोबल मैन, एक हो जाते थे क्लर्जी, और फिर लास्ट में आते थे पुअर पीपल। ठीक है, तो जब युद्ध चल रहा था उस टाइम पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, तो लिख लो टैक्सेशन इंक्रीज्ड। इस पीरियड में टैक्सेशन इंक्रीज्ड। अब आप जानते हैं जब कभी युद्ध चल रहा हो, क्योंकि 100 साल का युद्ध है, तो वहां पर क्या होता था, युद्ध के लिए भाई फिर गरीब किसानों से वसूली की जाती थी। क्या वसूली की जाती थी? टैक्स दो, क्योंकि उसी टैक्स के द्वारा ये क्या खरीद पाते थे, थर्ड पार्ट में डिवाइड, हाँ 3 पार्ट्स में ये डिवाइड था फ्यूडल। क्योंकि फ्यूडलिज्म क्या है, भतीजावाद है। तो भतीजावाद किसके बीच में था, मतलब ये जो जो टैक्सेशन था उसी की मैं बात बता रही हूँ। ये जो टैक्स लिया जाता था, ये जो नोबल मैन हो गए, क्लर्गी मैन हो गए, ये लोग लूट लेते थे, ये आपस में ही बांट लेते थे। और गरीब लोग तो तीसरा आदमी था गरीब, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं था, वो तो हमेशा नुकसान में ही रहता था। ठीक है, उसकी तो कोई बात ही नहीं सुनता था। तो यहाँ इनसे क्या कर, ये लोग, ये गरीब लोगों से क्या करते थे, टैक्सेशन लेते थे। तो जब टैक्स लेते थे कि भाई तुम्हें वसूली करनी पड़ेगी, जैसे लगान, जैसे हमने जब हम हमारा जो इंडिया का जो इतिहास है उसमें हम पढ़ते हैं ना, लगान मूवी भी देखी होगी, कि भाई कुछ भी हो, युद्ध है, कभी भी कुछ हो जाए, तो आपको तो लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से कि भाई युद्ध चल रहा है तो हमें जो वेपन्स खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, तो टैक्स के थ्रू ही ये सब चीजें आएंगी। इस वजह से ये सब चीजें, उसका रिजल्ट ये रहा कि वॉर के रिजल्ट की वजह से टैक्स भी बढ़ गया, टैक्सेशन भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं हम सी पॉइंट। सी पॉइंट में लिख लो आप, लॉन्ग बोज एंड गन पाउडर। अब क्या क्या लाया गया, लॉन्ग बोज एंड गन पाउडर। अब लॉन्ग बोज एंड गन पाउडर, तो अब लॉन्ग बोज क्या है, लॉन्ग बोज का मतलब होते हैं लंबे धनुष। ठीक है, इन्हें धनुष कहेंगे। गन पाउडर तो आप समझ ही गए, बारूद। इनका भी वहां पर क्या, इस ये चीज भी अब आ गई। देखो कितना, बता युद्ध ने कैसा टर्निंग पॉइंट लिया। क्योंकि अभी 100 साल की युद्ध, तो अभी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा चल रहा था, फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, टैक्स लिया उन्होंने, टैक्स शुरू किया, टैक्स लेने के बाद इन्होंने अब क्या खरीदने लग गए, महंगे महंगे हथियार, वेपन्स, गन पाउडर, बारूद खरीदने लग गए।
और साथ ही साथ वेपन्स इस तरीके से जो बड़े बड़े धनुष होते हैं, ठीक है, उनका उन्होंने वो चीजें खरीदे। तो जब ये चीजें आ गई तो इससे क्या हुआ, चेंज्ड वॉरफेयर, इसने क्या कर दिया, चेंज्ड वॉरफेयर। वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध, तो इसने युद्ध को क्या कर दिया, पूरे यूरोप और वर्ल्ड में बदल दिया। चेंज वॉरफेयर इन यूरोप एंड वर्ल्ड, पूरे संसार में इसकी पूरी वही बदल दी। एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार है तो इसके आगे प्रॉपर नाउन लगेगा, एंड द वर्ल्ड। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट करवा रही हूं, यहां तक लिख लिया तो बता दीजिए प्लीज। तो देखिए, अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम पीछे मूव करें, जरा पीछे देखिए आप। अब अगर जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो हमारा इवेंट है, इवेंट में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज 100 years वॉर, ठीक है। तो 100 year वॉर में हमने ये चीजें पढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ा। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि एडवर्ड थर्ड की एंट्री हो जाती है, और जोन ऑफ आर्क तीसरे पॉइंट में है कि जोन ऑफ आर्क किसको, हेनरी चार्ल्स सेवेंथ को जितवा देती है और उसको उसका राज गद्दी दिलवा देती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि क्या कहते हैं, किस प्रकार से ये सब चीजें हैं, कि किस प्रकार से जोन ऑफ आर्क को एक सेंट की उपाधि दे देते हैं आफ्टर द वर्डिक्ट। इसके बाद हमने दूसरे वाले पॉइंट में ये पढ़ा कि किस प्रकार से फ्यूडल सिस्टम का क्या प्रभाव था, तो डायरेक्ट क्या रिजल्ट रहे फ्यूडल सिस्टम से, तो फ्यूडल सिस्टम ने टैक्सेशन को बढ़ा दिया था, और टैक्सेशन जब बढ़ गया था उसके बाद इन लोगों ने गन पाउडर और धनुषों को लेना शुरू करा, और उसके बाद तो लगा लो जो ये 100 साल का जो युद्ध था, ये जो वॉर था, इसने तो पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में पूरा फेर उलट कर दिया था, ठीक है। ये तो था हमारा पहला पॉइंट, पहला इवेंट, 100 years वॉर। अब हम चलेंगे सेकेंड वाले पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, दैट वाज योर ब्लैक डेथ एंड ब्यूबोनिक प्लेग, ये भी कहा जाता है, तो लिख लीजिए। सेकेंड वाला चल रहे हैं, ठीक है, तो भूलिएगा मत, सेकेंड वाला है, याद रखिए, समझ में तो आ रहा होगा, मैं इसीलिए बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। ब्लैक डेथ, या हम इसको ब्यूबोनिक प्लेग, मतलब महामारी, ठीक है, बीमारी हो जाती है, महामारी हो जाती है, प्लेग कहते हैं, जो चला था 1348 से 1349 तक, ठीक है। 1348 से 1349 तक का जो पीरियड है उसको कहा जाता है ब्लैक डेथ या ब्लूबोनिक प्लेग। अब एक्चुअली ये प्लेग था क्या, जब ये प्लेग आया, ये जो एक वायरस था, ये सॉरी बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से कोई बात नहीं, मुझे लगता है हिमांशु हैज लेफ्ट, क्योंकि उसका कुछ अर्जेंट काम होगा, अदरवाइज वो लेफ्ट नहीं करता, कुछ अर्जेंट काम होगा। पता नहीं, आरती ने तो बोला था कि शी विल बी लाइव एट 5 PM, तो उसकी वजह से ही मैंने ये टाइम बदला था, बट आई डोंट नो व्हाई शी हैज नॉट कम। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को तो एक भी आएगा, मुझे तो पढ़ाना ही है, ठीक है ना, नहीं तो क्लास रिकॉर्ड कैसे होंगे भाई। हम नहीं, 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं, गजन मीनू ने तो कहा था कि वो आज नहीं कर पाएगी क्लास, ठीक है। हिम, ये जो हिमांशु है, हिमांशु तो करता, लेकिन वो मैं बाद में बात कर लूंगी, हो सकता है अर्जेंट वर्क की वजह से ही हैज लेफ्ट, अदरवाइज ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, वो मेरे से पढ़ा भी है, तो ही इज अ रेगुलर स्टूडेंट, वो तो ऐसा नहीं है दिक्कत। बाकी आई थिंक आरती, आरती अब बच्चे हैं सबके छोटे छोटे, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, बट एनी हाउ क्लासेस तो चलेंगी भाई, क्लासेस तो रेगुलर रखनी पड़ेंगी, चाहे एक आओ दो आओ, आई विल डिवोट माई 1 hour, क्योंकि एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिकॉर्डेड ही चाहिए, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास वालों को रिकॉर्डेड कैसे मिलेगी, तो इसलिए आई हैव टू टीच तो करना ही है ना। तो आप इसीलिए लाइव आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले हो दुकेले हो, डजेंट मैटर। देखो जो पहले पढ़ लेगा, जो आप लोग जितने लोग भी जुड़े हो, तो आप ही लोग अभी अर्ली हो, तो जो जितना जल्दी पहले पढ़ लेगा उसको उतना आसान हो जाएगा पेपर देने में, ठीक है।
तो टाइम का हो सकता है, देखूंगी मैं टाइम को, अगर टाइम का, इसीलिए मैंने अभी लाइव क्लास में भी बताया नहीं है यूट्यूब पे कि क्या टाइम रखें। आज हिमांशु से पूछ लूंगी क्योंकि उसकी क्लासेस भी चलती है ना, तो अभी देख लेंगे सबसे पता बता करके, अगर आरती ने रेगुलर रहना है, नहीं तो 4 o'clock आपका टाइम कर देंगे, पर 4 भी नहीं कर सकते, फिर मीनू है 5 o'clock। तो टाइम तो देखते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है, जो रेगुलर क्लास देगा तो फिर देखते हैं। ठीक है, अभी तो हमारा जो टाइम चल रहा है इसी में चलो आप। तो देखो ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग, ये एक, इसने जो ये प्लेग था, जो ये बीमारी थी, जो एक ये बैक्टीरिया था जिसकी वजह से लोगों के अंदर लोग बड़े जल्दी जल्दी मर रहे थे, इसने बहुत ज्यादा सिचुएशन को और भी ज्यादा डेटोरिएट कर दिया था, वर्स कर दिया था, खराब कर दिया था। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम पॉइंट वाइज। रिजल्टेड, लिख लो, इससे क्या हुआ, इट रिजल्टेड 30 to 40% डेथ, 30 to 40%, ठीक है, 30 से 40% ऑफ डेथ इंक्रीजेस एंड वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस, या आप ऐसा लिख दो, डेथ लिख दो, इंक्रीजेस ना करो क्योंकि परसेंटेज दे दिया ना हमने। तो 30 to 40% डेथ, इंक्रीजेस वेजेस। इसने क्या कर दिया था, वेजेस को इंक्रीज कर दिया था, पैसे बढ़ा दिए थे। अब देखो कैसे, देखो पहले तो जब ये मैंने आपको बोला, ये जो कंडीशन थी, इसने इंग्लैंड की सिचुएशन बहुत ज्यादा डेटियोरेट कर दी थी। लिख लो, डेटीरियोटेड द सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की सिचुएशन को सबसे ज्यादा वर्सन इसी ने करा था, प्लेग ने। और जब जब महामारी हो गई, लोग मरने लग गए, तो काम करने वाले लोग तो कम हो गए। तो जो काम करने वाले लोग कम हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमको पैसा ज्यादा दो, जिससे कि हम क्या कर सके, हम काम कर सके। तो इसलिए उनके पैसे बढ़ाने की बात करी कि भाई हम मर रहे हैं तो हमें पैसे भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इसी में, इट इज बिलीव टू हैव बीन, it is believed to have been the result of plague. The result of plague. ठीक है, ये प्लेग की वजह से, इस बीमारी की वजह से ये रिजल्ट हुआ कि भाई लोगों ने कहा कि हमारे पैसे बढ़ाओ। और इसी की वजह से क्या हुआ, एक इन्फेक्शियस डिसीज पैदा हुई, एन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है, खतरनाक बीमारी, कॉज्ड बाय, एक बैक्टीरिया था जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज हुई, उसका नाम लिख लो, बैक्टीरियम। उस बैक्टीरियम का नाम था, लिख लो, बैक्टीरिया का नाम लिख लो, यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस, ये एक बैक्टीरियम है, यर्सीनिया पेस्टिस, PESTIS, एंड स्प्रेड बाय, और ये फैलती कैसे है, एंड स्प्रेड बाय फ्लीज। फ्लीज तो समझ गए ना, मक्खियां। किससे फैलती है, ये मक्खियों से फैलती है, फ्लीज से, एंड थ्रू एयर, एंड थ्रू एयर, और हवा से। तो क्या होता था, जो लोग, सपोज किसी मक्खी ने, ऐसी कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया कॉज्ड मक्खी है या फ्ली है, उसने किसी को बाइट करा, तो बाइट करने के बाद ये जिस जिस भी इंसान के ऊपर इसने गई, इन्फेक्शन पैदा कर दिया वहां वहां, तो इस तरीके से ये महामारी फैली। अब ये भी कहा जाता है कि भाई ऐसा नहीं था कि इसके उपचार नहीं किए, इसके उपचार बहुत किए, इतना तक किया, कहा जाता है कि जो लीचेस होती हैं, लीच जानते हो ना, एक प्रकार का
इंसेक्ट ही है, ठीक है। तो उसको भी लोगों के बर्डन पे डाला गया जिससे कि वो इम्प्योर ब्लड को निकाल सके, लेकिन वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब है इंसानों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया गया उस टाइम पे इंग्लैंड में, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं निकला। तो लोग बहुत ज्यादा मरे इस बीमारी के कारण, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। और आप जानते हो फिर ये चीज बोली गई कि भाई चलो अब ये लोग कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे, ये तो फ्ली वगैरह है। तो लोगों ने सोचा चलो क्यों ना जाकर हम चर्च, चर्च में तो सब चीज सेफ है, वहां जाए, भगवान के दर पे जाए, तो वहां जाएंगे तो हम लोग थोड़े बच जाएंगे। लेकिन वहां उस समय जो चर्च में जो क्लर्गीमैन थे उन लोगों ने उनको आने नहीं दिया। उनको ये डर था कि अगर ये यहाँ आ गए तो फिर हम लोग भी मर जाएंगे, फिर हम लोग भी कैसे सरवाइव करेंगे। तो इस तरीके से इस ये ब्लैक डेथ कहा जाता है कि इनको जीने मतलब जीवन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसी में दो चीजें इंसिडेंट होती हैं, और दो इंसिडेंट ये होते हैं कि जो जॉन क्लिफ है, इसी में लिखिए जॉन वाइक्लिफ, ठीक है, CWYLIFFE, जॉन वाइक्लिफ challenges the organized church। जो एक ऑर्गेनाइज्ड चर्च है उसको वो क्या करता है, चैलेंज करता है, ठीक है। आई थिंक समवन इज कमिंग। मैं आपको ये वाइक्लिफ तक करा, ये वाला पॉइंट करा दूंगी, बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जॉन वाइक्लिफ challenges the organized church, someone is coming to my home, इसीलिए कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला बता ब्लैक डेथ करा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट के पॉइंट्स हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लो। तो इन्होंने चर्च को ऑर्गेनाइज किया, और कब किया, 1324 से टू 1384, ठीक है, 1324 से 1384 तक इन्होंने, जॉन वाइक्लिफ ने चर्च को ऑर्गेनाइज किया था। जॉन वाइक्लिफ इज द फर्स्ट पर्सन, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ट्रांसलेट करी, टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश, इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज में सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको, क्योंकि देखो बाइबल जो थी वो कौन से, हब्रू हेब्रू में लिखी गई थी, हेब्रू में। अगर इसकी बाइबल की हम ओरिजिनल लैंग्वेज बोले तो ओरिजिनली रिटन इन हेब्रू, ठीक है। फिर बाद में जाके लैटिन और भी बहुत सारे वो हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना एक गैर कानूनी माना जाता था, अपराध माना जाता था। तो लेकिन ये थे वाइक्लिफ, ऐसे थे, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, बाइबल को ट्रांसलेट किया, वो भी वर्नाकुलर इंग्लिश में, ठीक है। तो जब इन्होंने कर दिया ये काम, तो इनको क्या कहला दिया गया, इनको भी एक हेरेसी या ब्लेस्फेमी के नाम पर इनको भी दफना दिया गया। जब इनको दफना दिया गया था, मर गए थे, उसके बाद कहते हैं कि इनकी जो, जहां दफनाया था वहां से भी इनकी जो हड्डियां, स्केलेटन वगैरह था, उसको भी इन्होंने जला दिया था कि इसका कोई भी अवशेष, मतलब इतना बड़ा क्राइम कर दिया इसने कि बाइबल को इंग्लिश में लिख लिया। तो ये एक तरीके का एक जो ये माइंड सेट था, इनको भी, इतने बड़े थे, इतने पब्लिक डीलिंग था, इतना सब कुछ था, लेकिन इनको ब्लेस्फेमी के नाम पर क्या कर दिया गया था, जला दिया था, मार दिया था। और आप अच्छे तरीके से जानते हो वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। तो लिख लो, इसी के नीचे लिख लेते हैं पॉइंट, यहां लिख लीजिए, ऑन द नेम ऑफ हियार्सी, or you can say blasphemy,
वही हो गया अधर्म के नाम पर, ठीक है। ही वॉज किल्ड, ही मतलब वाइक्लिफ, इन्हें मार दिया गया था। बाकी की कहानी मैंने आपको बता दी कि इनकी जो स्केलेटन थी उसको भी निकाल के गड्ढे से खोद के जला दिया कि कोई भी अवशेष ना रहे, ठीक है। और इट वॉज बैंड, क्योंकि अब मैंने बता ही दिया, इट वॉज बैंड टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू एनी अदर इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन एक और आते हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, टेलर टेंड नाम बोल रही हूँ मैं, जो दूसरे भी आते हैं वो भी इंग्लिश में बाइबल को फिर दोबारा कन्वर्ट करते हैं, तो उनको तो जिंदा जला देते हैं। इतना मतलब कि इसलिए करते हैं ऐसे कि आगे वाले जो लोग हैं फिर वो कभी ऐसा काम ना करें कि वो बाइबल को क्या करें, ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। तो ऐसा कदम ये कभी ना ले, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उनको वो भी कर दिया था, जला भी दिया था, कि जिससे लोगों के अंदर मन में खौफ रहे और आने वाले टाइम पे कभी भी ये कोई ना सोचे कि बाइबल को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। क्लियर है? अच्छा, वाइक्लिफ के लिए दो चीजें कही जाती हैं, वो भी लिखवा देती हूँ मैं। एक तो मैंने आपको बोला ही है, यही बोला है कि ही इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। नोन एज क्या इनको कहा जाता है, एक तो इनको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, रेनेसेंस कह दो या रेनेसा कह दो, और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। अब फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज दो लोगों को कहा जाता है, तो इसको अभी छोड़ दो, मैं अभी आपको दूसरी पॉइंट में बताती हूँ। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कभी एग्जाम में आ जाए कि किसको इंग्लिश प्रोज का फादर कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें वाइक्लिफ का नाम भी आता है, जॉन वाइक्लिफ का नाम भी आता है। तो इसमें दो नाम आते हैं अगेन, जॉन वाइक्लिफ, ठीक है, और साथ ही साथ किंग एल्फर्ड। याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो याद रखना, प्रोज, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको कहा जाता है, किंग एल्फर्ड और वाइक्लिफ को, और वाइक्लिफ को ही फादर ऑफ मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है। बाकी और भी मैंने उस दिन आपको लिखाए थे, वो चौसर को लिखाए थे, याद रखिएगा चौसर। तो किसको क्या डेजिग्नेशन दिया गया है ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा खत्म होता है ब्लैक डेड या ब्यूबोनिक प्लेग। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो बाकी के तीन और भी जो पार्ट्स हैं, और कल देखते हैं, टाइम लगेगा तो पूरा कंप्लीट करेंगे, बाकी अदरवाइज इट इज अ लॉन्ग चैप्टर। तो देखते हैं एक दो दिन में ये क्लास में ये हमारा एज ऑफ चौसर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें एज ऑफ चौसर से शेक्सपियर तक का पीरियड पढ़ना है। तो शेक्सपियर मतलब आप समझ गए एलिजाबेथन पीरियड, क्योंकि शेक्सपियर तो उसी टाइम पे, एलिजाबेथन पीरियड को ही शेक्सपियर पीरियड भी कहा जाता है। जब आपको मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया था, आपने पढ़ा था मुझसे प्रियंका? चलो, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो वो आप वहां पर समझ जाओगे। क्वेश्चंस फिर इसी तरीके से आएंगे। अब देखते हैं, आज टाइम देखते हैं, आज तो शायद 7 बजे मैं ग्रामर की ही क्लास लूंगी। कल से हम दूसरी क्लास भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं सोच रही हूँ लिटरेचर का भी आपको एमसीक्यू कराया जाए, ठीक है। तो वो या तो लाइव या तो रिकॉर्डेड, देखते हैं कैसा बनता है टाइम के अकॉर्डिंग। ओके फाइन। तो डोंट वरी इफ यू आर अलोन टू गिव द लाइव क्लास, आई विल टेक द लाइव क्लास, नो इश्यू। तो उसको जब आपके आप हो और मीनू है और हेमंत है, हेमंत से मैं बात कर लूंगी, ठीक है। तो आई एम लिविंग द क्लास राइट नाउ, वी विल डू टुमारो देन अपकमिंग। क्लियर है? अभी एक एक घंटे की क्लास करेंगे, जैसे जैसे बहुत टाइम है, हम फटाफट कवर कर लेंगे सिलेबस को। तो इतना भागने की जरूरत नहीं है जल्दबाजी, क्योंकि ग्रामर तो ऑलमोस्ट मैं यूट्यूब पे करा ही रही हूँ, और तो इसलिए आपको ऐसा प्रेशर नहीं है कि ग्रामर कब होगी, तो ग्रामर भी साइमल्टेनियसली हमारी चली रही है, ठीक है। क्योंकि ग्रामर की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी मैं 2 प्रैक्टिस सेट और ला रही हूँ, उसके बाद मैं नाउन स्टार्ट कर दूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, ठीक है। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ, फाइन। ओके, कोई प्रॉब्लम हो कभी भी हो तो पूछ सकते हो। मैं आपको पीडीएफ कल की भी नहीं भेजी थी, कल कल आई हैव गॉन समवेयर, तो आपको मैं आज रात तक ही दूंगी मैं, ठीक है।
ओके फाइन, सो आई एम वाइंडिंग अप नाउ क्लास, ठीक है, ओके वेल क्लास रेगुलर रहेगी, नो इश्यू, हम क्लास को रेगुलर रखेंगे, चाहे जितने भी लोग लाइव दे रहे हैं, रिकॉर्डेड तो देख ही लेंगे लोग, पर लाइव के लिए भी, ओके फाइन।